18वीं लोकसभा में जितने भी सांसद देश भर से चुनकर आए हैं संसद भवन पहुंच गए, शपथ ग्रहण हो गया। लेकिन पहले ही दिन विपक्ष एक बेहद आक्रामक मुद्रा में दिखाई दिया। विपक्ष के तमाम सांसदों ने संविधान की प्रतियां हाथ में ली और दरअसल यह संदेश देने की कोशिश की कि अब संवैधानिक तरीके पर हम सरकार को चलने के लिए विवश करने की बार बार पुरजोर कोशिश करेंगे, क्योंकि विपक्ष लगातार कई आरोप सत्ता पक्ष पर लगाता रहा है। लेकिन यह वही पहला दिन है जिस दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 25 जून 1975 की याद दिला दी और आपातकाल लोगों को याद दिलाया। आपातकाल इंदिरा गांधी के वक्त जो लगा था, और ऐसे में अब माना जा रहा है कि 18वीं लोकसभा में संविधान वर्सेस आपातकाल की क्या एक बड़ी टक्कर, एक बड़ी आवाज गूंजने वाली है। यह एक बड़ा मुद्दा इसलिए भी है क्योंकि अगर पिछला दशक देखें तो विपक्ष 10 सालों में इतनी मजबूती से सदन में कभी नहीं आया जितना कि इस बार आया है। तो सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच सिर्फ 59 सीटों का फर्क, जहां पर 234 की तादाद के साथ विपक्ष एक मजबूत स्थिति में दिखाई दे रहा है। वहीं 293 का आंकड़ा भी अब सत्ता पक्ष के पास है। ऐसे में आपातकाल का जिक्र करना, संविधान की प्रतियां दूसरी ओर से दिखाया जाना एक बड़ी टकराव की स्थिति भी दिखाता है कि अब बड़े मुद्दे सदन में उठने वाले हैं। लेकिन यह आपातकाल का जिक्र एक बड़ी बहस छेड़ता है 25 जून, क्योंकि 50 साल तकरीबन उस बात को याद करते हुए बीजेपी बार बार कांग्रेस पर हमलावर होगी। बापट जी, आप हमारे साथ मौजूद हैं, स्वागत है आपका। मंगेश बापट जी, हमें जो महसूस होता है वो ये कि जब कभी चर्चाओं में बात होती है कि आपातकाल का जिक्र होता है तो कुछ बातें जरूर है जो सदन की तस्वीरें भी जोड़ती दिखाई देती है। बिल्कुल, बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि राहुल गांधी 2 जगह से चुनाव लड़े, वायनाड और रायबरेली, और एक कनेक्शन है आपातकाल और रायबरेली का। बिल्कुल। तो रायबरेली से उन्होंने अपनी सीट को रखा और वायनाड वाली सीट उन्होंने छोड़ दी। बहुत सारे हमारे दर्शकों को, खासतौर से जो युवा दर्शक हैं, उनको शायद ये मालूम ना हो कि रायबरेली से ही उनकी दादी इंदिरा गांधी चुनाव लड़ी थी। बिल्कुल। 1971 में, और उस चुनाव में उन्होंने जो सरकारी संपत्ति और अमले का दुरुपयोग किया, इसका आरोप उन पर लगा। जो उनके अपोनेंट थे राजनारायण, जो उनके खिलाफ चुनाव लड़े थे, और ये कोर्ट में केस लेकर गए और कोर्ट ने ऐसा फैसला सुनाया। तो बड़ी इंटरेस्टिंग बात यह है कि प्रधानमंत्री थी वो 1971 में, बहुत अच्छी मेजॉरिटी के साथ, बहुत अच्छी, मेरे ख्याल से 352 सीटों के साथ चुनाव उन्होंने जीता था। तो उनको बहुत अच्छी सीटें मिली थी। लेकिन रायबरेली से जो चुनाव वो जीती, उसको चैलेंज कर दिया उनके सामने जो प्रतिद्वंदी थे राजनारायण ने। कोर्ट में चैलेंज कर दिया कि इन्होंने मैल प्रैक्टिसेस की हैं, गलत तरीकों से चुनाव के लिए जो साधन इस्तेमाल होते हैं उनका गलत तरीके से इस्तेमाल किया है, सरकारी मशीनरी का गलत इस्तेमाल किया है। और जो पीपल्स रिप्रेजेंटेशन एक्ट है, जनप्रतिनिधि कानून, उसके अंदर जो धाराएं होती हैं, उसके अंदर जो प्रावधान है, उसके अंदर चैलेंज कर दिया। और प्रशांत जी, यही रायबरेली की सीट थी जहां से राहुल गांधी चुनाव जीते हैं। उसी रायबरेली की सीट से चुनाव जीती थी इंदिरा गांधी। 1971 की बात है। कोर्ट में केस चला गया और जगमोहन लाल सिन्हा की अदालत में, मतलब भारत के इतिहास में इससे शर्मनाक दिन नहीं हो सकता कि प्रधानमंत्री कोर्ट में आती हैं, उनके खिलाफ जगमोहन लाल सिन्हा अपना जजमेंट सुनाते हैं कि ये जो आरोप उन पर लगे हैं ये सही हैं, और उनको 6 साल तक वो किसी भी तरह के चुनाव में पार्टिसिपेट नहीं कर सकती। बड़ा फैसला, उन्हें अपना पद छोड़ना पड़ेगा। यानी उस चुनाव को ही रद्द करने का आदेश हाईकोर्ट ने दे दिया था। उस समय जो रायबरेली से इंदिरा गांधी चुनाव जीती थी, राजनारायण उनके खिलाफ कोर्ट में भी लड़े और एक बड़ी मजबूत स्थिति वो अपनी मान रहे थे। लेकिन ऐसे में जबकि ये इमरजेंसी की बात आ रही है, ये रायबरेली का ये चुनाव और फिर उसे कोर्ट ने रद्द किया, इंदिरा गांधी पर आरोप सिद्ध हुए कि आप गलत तरीके से चुनाव जीती हैं, इसका आपातकाल से क्या कनेक्शन? देखिए, थोड़ा सा अगर हम डिटेल में जाएं तो हुआ ये था कि 1971 में जब इंदिरा गांधी
चुनाव जीती और 1971 में जो चुनाव हुआ उस चुनाव के दौरान यशपाल कपूर उनके इलेक्शन एजेंट थे और उससे पहले वो बाकायदा सरकार में अफसर थे, इंदिरा गांधी सरकार में वो अफसर थे। तो यशपाल कपूर ने इस्तीफा दे दिया और उन्होंने चुनाव में तत्कालीन प्रधानमंत्री के मदद के लिए वो चले गए और जो डेट्स थी कि किस तारीख को इस्तीफा दिया, किस तारीख को वो इस्तीफा इफेक्टिव हुआ और किस तारीख को इंदिरा जी ने अपनी उम्मीदवारी की घोषणा की, उन सब के बीच में जो दस्तावेज जो जगमोहन लाल सिन्हा जो जज थे उनके सामने जब आए तो उन्होंने कहा कि नहीं भाई ये गड़बड़ है। जब इंदिरा जी जब अपनी चुनाव सभाओं को संबोधित कर रही थी तो उनके जो दस्तावेज थे उसके हिसाब से वो तब भी सरकारी अफसर थे और ये दुरुपयोग है सरकारी साधनों का। तारीखों का हेरफेर किया गया था एजेंट बनाने के लिए, उनके हेरफेर नहीं किया गया था। असल में क्या हुआ था कि उन्होंने जिस तारीख को इस्तीफा दिया उसके जैसे सरकार में क्या होता है एक नोटिफिकेशन जारी होता है कि तो जिस डेट को नोटिफिकेशन जारी होता है उस दिन से सेवाएं समाप्त मानी जाती हैं। बिल्कुल। तो उससे पहले चाहे भले ही इस्तीफा आपने 15 दिन 20 दिन 25 दिन पहले दे दिया हो तो वो जो बीच का गैप था ना उसमें उनकी चुनाव सभाएं हो गई और उसमें उन्होंने मदद की इलेक्शन एजेंट के तौर पे और इसको जो है वो मैल प्रैक्टिसेस माना जाता है, इसको गलत और ये कोर्ट में साबित हो गया और भी कई सारे आरोप थे, बहुत सारे आरोप थे। जैसे उन जगहों पर जो कलेक्टर थे, जो पुलिस कर्मी थे या जो पुलिस का महकमा था, उन्होंने प्रशासनिक अमला जो था उसका जो है वो गलत इस्तेमाल हुआ जो कि अलाउड नहीं है। लेकिन खास बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, मतलब भारत के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ कि किसी कोर्ट में प्रधानमंत्री को एज अ मुजरिम खड़ा होना पड़ा, आरोप उनके ऊपर लगे। और आप जानते हैं जगमोहन लाल सिन्हा कितने मतलब सम्माननीय जज थे वो उस समय भी, और अब तो उनका सम्मान और भी ज़्यादा बढ़ गया उस वर्डिक्ट के बाद। प्रधानमंत्री जी जब आने वाली थी कोर्ट में, प्रधानमंत्री थी वो, उनके ऊपर आरोप थे लेकिन वो वहाँ कोर्ट में उनको अपने आरोपों को सुनने के लिए आना था, जजमेंट पास होना था, उन्हें हाजिर करने के लिए प्रॉपर आदेश दिया गया आपके खिलाफ आज फैसला है। तो जज साहब ने कहा, जगमोहन लाल जी ने कहा सारे वकीलों को कि भले ही प्रधानमंत्री हों खड़े नहीं होना है, क्योंकि कोर्ट की अपनी एक मर्यादा है, अपना एक उसका रुतबा है। बताने की भी कोशिश हुई कानून सर्वोपरि है और इसलिए मतलब ये हमारे लिए ये बहुत अच्छी बात भी है हमारे लोकतंत्र के लिए कि तब से लेके अब तक कई बार ऐसा होता आया है कि जुडिशरी और सरकार में टकराव होते रहे हैं। लेकिन आज भी, मैं तो ये एक फिल्म का डायलॉग है वैसे, लेकिन आज भी उस फिल्म में ये कहा जाता है कि आज भी जब दो लोगों के बीच में झगड़ा होता है तो वो एक दूसरे को कहते हैं मैं तुझे कोर्ट में देख लूंगा। मतलब कहीं पर अगर कोई है, हाँ, और जगमोहन लाल न्यायालय है और इसको अपहेल्ड करना, इसको उसकी जो विश्वसनीयता है उसको कायम रखना, ये लोकतंत्र में होना चाहिए, रहना चाहिए। तो खैर वो कोर्ट में वो केस उनके खिलाफ गया, उनको कहा गया कि आप जो है वो 6 साल तक चुनाव नहीं लड़ सकती। वो इंदिरा जी सुप्रीम कोर्ट चली गई, लेकिन राजनारायण जो उनके जिनके खिलाफ वो चुनाव लड़ी थी, संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी के उम्मीदवार थे, उन्होंने कहा कि भाई मेरे पास पुख्ता सबूत नहीं है, इसलिए मैं जो सुप्रीम कोर्ट में जो केस अब आगे लड़ा जाएगा उसको लेकर मैं अब उतना ज़्यादा इसको फॉलोअप नहीं कर पाऊंगा। पर सुप्रीम कोर्ट ने, मतलब इमरजेंसी लगी क्यों, अब हाई कोर्ट ने कह दिया कि ये गलत हुआ है, आपने संसाधनों का इस्तेमाल किया है, आपके आरोप इंदिरा गांधी पर आरोप सिद्ध होते हैं, वो 6 साल तक चुनाव नहीं लड़ सकती, चुनाव जीता, आपका चुनाव रद्द। और रायबरेली से उन्होंने चुनाव लड़ा, वो चुनाव रद्द हो गया। और 12 जून की ये बात है, 12 जून 1975 को ये फैसला आया और उसके बाद 24 जून को सुप्रीम कोर्ट ने इसके ऊपर अपना फैसला सुनाया। और वहां से भी कोई पूरी राहत नहीं मिली थी, पूरी राहत नहीं मिली। और जिस तरीके का वर्डिक्ट इंदिरा गांधी एक्सपेक्ट कर रही थी वैसा सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने नहीं दिया, उन्होंने बहुत सारी पाबंदियां लगा के रखी। नतीजा ये हुआ कि 24 जून 1975 को जब ये वर्डिक्ट आया और कोर्ट ने शायद ये कह दिया था कि आप
प्रधानमंत्री पद पर रह सकती है, सिर्फ इतनी रियायत है, लेकिन उन्हें किसी लेकिन वोट देने का अधिकार नहीं होगा। नहीं बहुत होगा। सारी जो प्रोसीडिंग्स हैं संसद की उसमें भाग ले सकती हैं, पर कुछ उनके जो संवैधानिक हक थे उसको कम कर दिया गया, क्योंकि वो जो फैसला अगर आया था हाईकोर्ट का, उसके मुताबिक तो उन्हें तुरंत पद से हटने की ही बात हो गई थी। हाँ, तो कुछ थोड़ी सी राहत थी। हाँ। बट वो ये चाहती थी कि जो हाईकोर्ट का जजमेंट वो है पलट उसे जाए। पूरी तरह से पलट दिया जाए, वो पूरी तरह पलट जाए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा नहीं किया। और 24 जून को जब ये 24 जून 1975 को ये जब जजमेंट आया कि इंदिरा गांधी जी वो प्रधानमंत्री रहते हुए उन्होंने जो संसाधनों का गलत इस्तेमाल किया और चुनाव जीता, उसके पूरी तरह से उसको जजमेंट को हाईकोर्ट बरी नहीं किया जा रहा है। बरी नहीं किया। नतीजा ये हुआ कि 25 जून 1975 को इंदिरा गांधी ने देश में आपातकाल की घोषणा की। और राष्ट्रपति मतलब इमरजेंसी, फखरुद्दीन अली अहमद, शायद मेरे ख्याल और से उन्हीं के वक्त में इस बात की घोषणा हुई कि देश में आपातकाल लग जाएगी। यानी कि जिस तरीके से अब कोर्ट का फैसला आया था, अगर ये लागू होता तो इंदिरा गांधी के पास कोई ऑप्शन नहीं था, उन्हें प्रधानमंत्री पद से हटना ही था। वो 1975 के बाद 6 साल तक, मतलब 81 तक चुनाव लड़ सकते थे, एक्टिव ही नहीं हो सकती थी। और इससे बचने का उन्हें ये आखिरी, शायद उनकी नजर में ये ब्रह्मास्त्र था। एकमात्र प्रधानमंत्री हैं भारत के इतिहास में जिन पर इस तरीके के आरोप लगे कि आपने गलत तरीके से चुनाव जीत लिया, कोर्ट में हाजिर होना पड़ा, उनके चुनाव को रद्द किया गया, सुप्रीम कोर्ट गई, सुप्रीम कोर्ट में उतनी वैसी कोई राहत नहीं मिली। और इसके बाद आपातकाल, और आपातकाल की अगर बात जब की जा रही है, जैसा बापट जी बता रहे हैं, रायबरेली से कैसे आपातकाल का कनेक्शन, जहां से अब राहुल गांधी जीतकर सदन में आए हैं, जो कि संविधान की प्रतियां दिखा रहे हैं, तो दरअसल उसी आपातकाल की बात कही जा रही है जो कि 24 और 25 जून की दरमियानी रात को ऐलान कर दिया गया कि देश में आपातकाल है, मींस इमरजेंसी है। और आपातकाल का जिक्र भारत के संविधान में होता है, आर्टिकल 356 में भी, 360 में भी और 352 में भी। तो ये जो आपातकाल लगा 352 के तहत, यानी कि राष्ट्रीय आपदा, यानी कि राष्ट्र में आंतरिक सुरक्षा को खतरा, बिल्कुल। और ये आप जिस तरीके से आपातकाल या इमरजेंसी शब्द का इस्तेमाल किया जाता है संविधान के हिसाब से, ये होता है युद्ध के हालात में असामान्य स्थिति को देखते हुए आपातकाल तमाम लोगों के जो मूलभूत अधिकार कर्तव्य हैं उसे परे रखते हुए ये एक इमरजेंसी की सिचुएशन है। लेकिन 2 बार इससे पहले हो चुकी थी आपातकाल की बात, जब नेहरू थे, जब चीन के साथ 61 में जंग हो गया था, 62 में, और फिर उसके बाद 71 में जबकि बांग्लादेश बना पाकिस्तान के साथ। पर तब वास्तव में वैसे हालात थे। तो ये तो वाकई जंग की स्थिति, यानी कि बाहरी देशों के साथ जंग के हालात थे, जिसका संविधान में जिक्र है। लेकिन यहां बताया गया कि देश के भीतर आंतरिक जंग के हालात हैं, इसीलिए इस तरह का फैसला और यह आपातकाल लिया जा रहा है। यानी राजनारायण से चुनाव हारना, और उसके बाद जो एक और बहुत अहम बात आती है, जेपी आंदोलन तेजी से आगे बढ़ता हुआ। और जेपी आंदोलन का जो असर हो रहा था, क्योंकि जयप्रकाश नारायण लगातार इस बात का जिक्र कर रहे थे कि अब जनता इस सरकार के जितने भी आदेश हैं उनको ना माने, ना सेना माने, ना पुलिस माने, ना छात्र माने। और दलील अब इंदिरा गांधी की ओर से यह दे दी गई कि अगर इस तरह का विरोध बढ़ता चला जाएगा तो हमारे पास इसे आपातकाल मानने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है, भले ही यह राजनीतिक दृष्टि से उठाए गए पूरे के पूरे कदम थे। देखिए, अब ये बात तो आज जैसे बात हो रही है ना कि संविधान वर्सेस आपातकाल, मतलब संविधान की दुहाई दे रहे हैं कुछ लोग कि संविधान बदलने की कोशिशें हो रही हैं, लेकिन जरा और ये पिछले चुनाव में खूब चर्चा हुई इसकी, चर्चा हुई कि सरकार, ये जो मोदी सरकार है या बीजेपी जो है 400 पार इसलिए कह रही है क्योंकि ये संविधान बदलना चाहते हैं, और कई जगह इसके शायद जिस तरह से अब समीक्षा हो रही है कि परिणाम भी आए उस तरह से। लेकिन प्रशांत जी, संविधान के साथ खिलवाड़ किसने किया ये इतिहास बताता है आपको, और मोदी ने शायद आज इसीलिए उसका जिक्र भी किया पहले ही दिन। संविधान की प्रतियां लेकर आना या ये कहना कि संविधान के असली जो रक्षक हम हैं, लेकिन वो जिन लोगों को 1975 में क्या हुआ था ये पता नहीं है, वो जरा जाके थोड़ा सा स्टडी कर लेंगे या देख लेंगे जाके, तो उन्हें पता लग जाएगा कि इस देश पर जो संविधान को सबसे बड़ा धोखा अगर कभी हुआ था तो 1975 में आपातकाल के समय हुआ था। और इसीलिए बार बार इसको रिमाइंड करवाया जाता है, खासतौर पर उन लोगों की ओर से जो इसके भुक्तभोगी रहे। लेकिन अगर बाबट जी, मुझे जहां तक ध्यान आता है
जब आपातकाल का ऐलान हुआ तो कई लोगों को एक के बाद एक जो वैचारिक रूप से विरोधी थे इंदिरा गांधी के, उन्हें लगातार रात और दिन जेल में डालने की शुरुआत हो गई। कई लोगों के खिलाफ वारंट जारी कर दिए गए देश भर में। मुझे जो ध्यान आता है, आपके पिता और माता के खिलाफ भी क्या ऐसा ही वारंट जारी हुआ था? बिल्कुल। मैं प्रशांत जी बहुत छोटा था तब। अच्छा। 10 वर्ष का था मैं। बट मुझे 1971 के इलेक्शन के बाद के लगभग सभी इलेक्शन और उन दौरान क्या क्या हुआ था वो मोटा मोटा मुझे याद है। और 1975 में जब आपातकाल लगा, हाँ। तो मुझे याद है उस दिन सुबह सुबह मैं किचन में अपने घर की, छोटा सा घर था हमारा, और मैं सुबह चाय पीने के लिए माँ के सामने बैठा हुआ था और मुझे मेरी माँ ने ये कहा कि हमें इंदौर जाना है। अच्छा। और मुझे समझ में नहीं आया कि अचानक इंदौर जाने का प्रोग्राम कैसे बन गया। कहाँ से इंदौर जाने की बात हम हुई? गाजियाबाद में रहते थे। अच्छा। और मुझे नहीं समझ में आया कि, बट मुझे आज भी वो पूरा सीन जू का तू याद है कि मैं सामने बैठा हूँ और मेरी माँ ने मुझे कहा कि आज हम इंदौर निकल जाएंगे। यानी आनंद फानन में ये तैयारी आनंद फानन में। अगले 24 घंटे में मुझे ये पता चल गया था कि हो क्या रहा है। अब मुझे अभी भी सब कुछ याद है कि असल में माँ और पिताजी दोनों के नाम वारंट थे, क्योंकि पिताजी मदरलैंड में काम करते थे। मदरलैंड वो पहला अखबार था जिसने 24-25 की रात को, 25 और 26 की रात को इमरजेंसी इंपोज होने के बाद अपना एडिशन, जो रात को एडिशन निकाला था, जहां पे लाइटें बंद कर दी गई थी, लाइट काट दी गई थी अखबारों की। इंडियन एक्सप्रेस और इन सब अखबारों की लाइट काट दी गई थी कि इमरजेंसी को लेके कोई ज्यादा चीज अखबारों में ना छपे। ना हो पाए। आज बहुत से लोग मीडिया के ऊपर जो है वो कि जो आज़ादी है उसको अंकुश लगाया जा रहा है और वो बोल नहीं पाते हैं। ये जो बातें आज लोग करते हैं ना, उनको 75 याद करना चाहिए। 75 में मैंने देखा है अपनी आंखों से, मेरे घर में मैंने देखा है कैसे अखबारों के दफ्तरों पे ताले लगा दिए गए थे, रात में कनेक्शन काट दिया गया, बिजली कनेक्शन काट दिए गए, सुबह अखबार न निकले इसकी पूरी कोशिश की गई। लेकिन मदरलैंड और कुछ एक दो शायद अखबार थे जिन्होंने रातों रात इमरजेंसी के बारे में पूरी खबर छापी, और अगले दिन वो अखबार जो शायद मेरे ख्याल से 10 पैसे का या 15 पैसे का होता था, वो 1-1 रुपए के वो अखबार बिके। क्योंकि लोगों को ये उत्सुकता थी जानने की कि भाई इमरजेंसी क्यों लगाई गई है, और ये लोगों को पता न चले इसके लिए जितने भी अखबारों के दफ्तर थे उनको जो है सरकार ने कोशिश की कि वो बंद हो जाए, वो अपनी प्रिंटिंग ना कर पाए। तो ये उस दिन हुआ था। मुझे याद है हमारा परिवार जो है वो अंडरग्राउंड हो गया, क्योंकि हम छोटे थे और कोई रास्ता नहीं। हाँ, मेरी बहन थी छोटी, तो हम लोग छोटे थे। तो पिताजी ने कहा कि नहीं, अगर हम जेल गए तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी, क्योंकि बच्चे छोटे हैं। तो मुझे याद है 1 महीने तक जो है हम अलग अलग जगहों पे रहे, क्योंकि कभी भी जो है वो पुलिस आ सकती थी और गिरफ्तार वारंट जारी है, तो जिसे बचना होता और अपराध क्या था। आज जो लोग मीडिया को, सोशल मीडिया को और इनको बहुत सुनते हैं ना, मैं उनके लिए बताना चाहता हूँ अपराध क्या था। आप हमारी विरोधी विचारधारा के हो और आप हमारे बारे में छापते हो, इसलिए हम आपको गिरफ्तार करना चाहते हैं, आपको जेल में डालना चाहते हैं। जबकि इसके पहले कोई आपराधिक प्रकरण दर्ज नहीं, कुछ नहीं है ना आप आपराधिक प्रवृत्तियों में शामिल थे, बस आप हमसे विरुद्ध विचारधारा के हैं इसलिए। और बहुत से लोगों को अंडरग्राउंड तब रहना पड़ा था, बहुत से लोगों कई वक्त तक के, जब ये 21 महीना पूरा चला इमरजेंसी का दौर, कई लोग इसी तरह से अंडरग्राउंड रहे। केदारनाथ साहनी, अब शायद मलकानी जी और जो एडिटर थे, और उसके बाद नानाजी देशमुख, अटल जी, कुछ लोग गिरफ्तार हुए और कुछ लोग अंडरग्राउंड हो गए थे। मदरलैंड की जिम्मेदारी संभाल रहे थे। मेरे पिताजी उस समय मदरलैंड में थे, और मदरलैंड के दफ्तर पे ताला लगा दिया गया। अखबार बस शायद उसी रात को आखिरी बार निकला, और नई प्रेस थी, नई प्रिंटिंग प्रेस थी जो उस समय मंगाई गई थी। 2 साल तक इमरजेंसी रही। नतीजा ये हुआ कि मशीन सारी खराब हो गई, और फिर मदरलैंड कभी दोबारा से अखबार वो छप नहीं पाया। तो ये वही घटना थी जिसके बाद वो मदरलैंड पूरी तरह से बंद हो मशीनरी ही ठप हो गई। तो 1975 में जो हुआ था ना, उसकी जानकारी लोगों को मिलती है, मतलब जितनी फिल्टर्ड होकर के आती है, फिल्टर्ड होकर उन तक पहुंचती है, क्योंकि शायद वो पीढ़ी भी अब बहुत पीछे रह गई है, नई पीढ़ी आ गई है, नए विषय आ गए हैं, और इसीलिए भी शायद नए विषयों को अब सदन में उठाने की जब जब कोशिश होती है तो अतीत याद दिलाया जाता है कि दरअसल ऐसा भी हुआ था 1975 में। और अब जबकि एक बार फिर इसी तरह से टकराव की स्थिति दिखाई दे रही है, जहां सत्ता पक्ष की ओर से यह दावा किया जा रहा है कि अब कभी आपातकाल की स्थिति ना आने पाए,
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहले दिन 18वें लोकसभा के सत्र के शुरुआत में यह बात कहते हैं। तो कांग्रेस के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं मल्लिकार्जुन खड़गे, उन्होंने कहा कि आखिर आपातकाल का नाम लेकर कितने सालों तक आप राज करते रहेंगे। इसका मतलब यही है कि रस्सी जल गई लेकिन बल नहीं गया, और वो बार बार अब ताजा घटनाक्रम की ओर इशारा कर रहे हैं। देखिए, मैं एक बिल्कुल अभी हाल फिलहाल में जो एक शब्द चर्चा में आया उसका भी मैं यहाँ इस्तेमाल करना चाहूँगा, क्योंकि इंदिरा गांधी में उस समय अहंकार आ गया था। अहंकार शब्द का इस्तेमाल पिछले दिनों हुआ है। तो ये बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। मतलब किसी पार्टी लाइन पर जाने की ज़रूरत नहीं है। ये आम सभी पार्टियों के लिए ये एक अच्छा एग्जाम्पल है कि जैसे 1975 में एक प्रधानमंत्री को अहंकार हो गया था और उसके कारण उन्होंने देश की जो स्थिति बना दी, हालत बना दी, उसके कारण आगे की कई सरकारों को दिक्कत हुई। चुनाव मतलब पूर्ण बहुमत की सरकारें नहीं बन पाई, देश का काफ़ी नुकसान हुआ। आज भी जब पिछले दिनों मोहन भागवत जी ने इस शब्द का इस्तेमाल किया, तो हमें ये समझने की ज़रूरत है कि आप बहुत पावरफुल जब हो रहे हैं ना, बहुत शक्तिशाली हो रहे हैं, मतलब आप जीत के आ रहे हैं, ज़्यादा सीटों से जीत के आ रहे हैं, लेकिन जितने ज़्यादा आप शक्तिशाली होते हैं, पावरफुल होते हैं, उतना पब्लिक के प्रति आप ज़्यादा जवाबदेह होने चाहिए, उतना ज़्यादा आपके अंदर सेवा भाव आना चाहिए। इस बात का तो जिक्र किया है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के एकाधिक नेतृत्व की तरफ से लोगों ने कह दिया है। और इसलिए मुझे लगता है, मतलब मेरा व्यक्तिगत अनुभव, मेरी सोच हो सकती है कि प्रधानमंत्री में अहंकार वाली बात तो मुझे नहीं लगती कि वो कहीं पर उस तरीके का है। उनका सेवा भाव सबको मालूम है, कितने लगातार कई वर्षों से वो सार्वजनिक जीवन में हैं, और जब से वो चीफ मिनिस्टर बने तब से लेके अब तक लगातार काम कर रहे हैं। ये शायद इस तब भी होता है, बात सिर्फ प्रधानमंत्री या उनके आसपास के लोगों तक नहीं होती। जो कार्डर है आपका, जो नीचे कार्यकर्ता है आपका, जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, जो शहर के लेवल पे काम करने वाले लोग हैं, अहंकार उनमें भी आ सकता है। और ये इसलिए उनका जो मातृ संगठन है बीजेपी का राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, उनके शीर्ष नेतृत्व की ओर से, कई और नेताओं की ओर से क्या ये संदेश देने की कोशिश है, और जो जिक्र आप भी कर रहे हैं कि क्या इसकी वजह से भी स्थितियां परिस्थितियां बदलती है, क्योंकि जब चुनाव होते हैं तो परिणाम दिखाई देते हैं। इंदिरा गांधी को भी ऐसे परिणाम देखने मिले थे, और राजनारायण के खिलाफ जिस तरह से वो चुनाव हारी थी। देखिए, ये और जो घटनाक्रम होते हैं ना, इतिहास से सबक कोई जिसके साथ हुआ है, जिस पार्टी के साथ हुआ है, सिर्फ उसी को नहीं लेना होता। बिल्कुल। बीजेपी भी 2 सीटों पे सिमट गई थी, बिल्कुल एक समय वो भी था। और राजीव गांधी, मतलब मैं फिर से एक बार राजीव गांधी का जिक्र इसलिए कर रहा हूं कि राजीव गांधी ने लैंडस्लाइड विक्ट्री की थी इंदिरा गांधी की हत्या के बाद, और वो रिकॉर्ड तो आज तक नहीं टूटा है। लेकिन क्या हुआ, एक ही टर्म के बाद उस सरकार पे भ्रष्टाचार के आरोप लगे, और उन भ्रष्टाचारों के आरोप के बाद वो सरकार 89 में चली जाती है। 84 में आई, 89 में चली गई, और उसके बाद वो दोबारा से चुन के नहीं आए राजीव जी, क्योंकि हालांकि उसके बाद तो उनके साथ दुर्घटना हो गई, उनकी हत्या हो गई थी। परंतु जब आप ज्यादा सीटों से जीतते हैं, जब आप ज्यादा बड़ा मैंडेट लेके आते हैं, कितनी ज्यादा हो जाती है, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आप चाहे बीजेपी की सरकार में हो, आप चाहे कांग्रेस की सरकार में हो, इतिहास गवाह है, कांग्रेस के साथ भी ऐसी घटनाएं हुई हैं। जब अहंकार आया तो जनता ने उनको रिजेक्ट कर दिया। जनता तो फैसला अपने एक ही तरीके से सुना सकती है, और वो है उसका वोट देने का अधिकार। तो जब पहले बैलेट पेपर का चुनाव हुआ करता था, जिसे कि इनवैलिड करार दिया गया था इंदिरा गांधी का बैलेट पेपर, जिसका जिक्र बार बार अब भी किया जा रहा है कि यार ईवीएम बंद कर दिया जाए, बैलेट पेपर से चुनाव हो, तो ये वो गुंजाइश फिर से एक बार फिर झांकने लगते हैं लोग कि क्या ये बैलेट पेपर। हाँ, लेकिन थोड़ा बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि मुझे वो चुनाव याद है। हम लोग जब बैलेट पेपर से चुनाव हुआ करता था तो दूरदर्शन पे सारी रात फिल्में आती थी, क्योंकि वो काउंटिंग ही इतनी लंबी चलती थी, दूसरे दिन तक काउंटिंग चलती थी, इतनी लंबी काउंटिंग चलती थी, और 2-3 मेरे ख्याल से शायद 3 फिल्में दिखाई जाती थी एक के बाद एक, 3-3 घंटे की फिल्में होती थी, और वो फिल्में 3, 4, 5 ऐसे एक के बाद एक चलती थी, ताकि बीच में चुनाव के समाचार भी देखें और आपका मनोरंजन भी होता रहे, बोरियत ना हो, और रात में सो ना जाएं आप। बहुत लंबा प्रोसेस होता था। तो आज जब हम ये प्रोसेस के साथ साथ
जो बैलेट पेपर है उस पर मुहर लगा देना, उस पर कोई कॉपी, जैसे तो वीवीपैट का इंतजाम है, या फिर वही आदमी जाकर बटन दबा पाएगा, उसे दिखता भी है कि वो प्रॉपर वोट हुआ है कि नहीं हुआ है, उसका उसने कहीं गलत तो नहीं। ये बहुत सारी चीजें जो क्लैरिफाई हुई है। अगर मुहर लगाने वाली बात हो तो कई बार इंक उसमें वापस दूसरी तरफ चिपकता था, बहुत सारी तो माना जाता था कि इनवैलिड हो गया क्योंकि वो 2 प्रत्याशियों के निशान पर चिपक जाता या था। लाइन के बाहर चली जाए वो लाइन तो के इनवैलिड हो जाएगा। अगर ऊपर नीचे होता था तो भी वो जिस तरह से खेल में फाउल हो जाता है वैसे ही वो इनवैलिड हो जाता है। यानी बहुत सारी दिक्कत थी, दुविधा थी, बूथ कैप्चरिंग की बड़ी गुंजाइश थी, लोग बॉक्स उठाकर भाग जाया करते थे, आसान होता था, या कुछ लोग आकर जबरदस्ती मुहर लगाकर एक के बाद एक पेटियों में डालकर चले जाते थे। इस तरह की भी किस्से सामने आए हैं। और फिर हम मतलब बैलेट पेपर से चुनाव करने से वो हमेशा अच्छा ही होगा इसकी गारंटी भी नहीं दी जा सकती। और मैं कांग्रेस से तो मैं ये कहना चाहूँगा कि राजीव गांधी ने जब राजीव गांधी ने सरकार बनाई थी 1984 की बात है, और 88 की बात है, मुझे याद है, कंप्यूटर्स का उस समय प्रचलन बहुत बढ़ गया था तब। और मैं राजीव गांधी सरकार का एक प्रोजेक्ट होता था जिसमें मैंने काम किया है, और CLASS क्लास, कंप्यूटर लिटरेसी अमंग स्कूल स्टूडेंट्स, जिसको उन्होंने बढ़ावा देकर उन्होंने बढ़ावा दिया था। बहुत हर सरकार ने अच्छे अच्छे काम किए। कांग्रेस सरकार के टाइम में कंप्यूटर को जिस तरीके से बढ़ावा दिया गया, उसके वही वजह थी कि बाद में हम आईटी सेक्टर में हम इतने आगे गए, से आगे बढ़े और आज इतना बड़ा नाम दुनिया में उनको जाने। तो जब हम प्रोग्रेसिव थिंकिंग होनी चाहिए, हम टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहे हैं, खुद राजीव गांधी ने टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल पे जोर दिया था, तो फिर ये सवाल उठाना कि ईवीएम बंद करके वापस बैलेट पेपर से चुनाव करवाया जाए, कहां हम और वापस तर्क दूसरे देशों का दे दिया जाए, जो देश आकर के यहां पर देख रहे हैं और कह रहे हैं कि इतनी ट्रांसपेरेंसी के साथ इतना बड़ा चुनाव, जो दुनिया का इतना बड़ा चुनाव है, कैसे संपन्न हो सकता है। दुनिया को इससे सीख लेनी चाहिए, इसको तो कोर्स में पढ़ाया भी जाना चाहिए यूनिवर्सिटीज में कि कैसे भारत के चुनाव आयोग ने यह चुनाव संपन्न कराया। लेकिन इन तमाम वाद विवाद के बीच अब 18वीं लोकसभा की शुरुआत हो रही है, जहां एक और संविधान दिखाया गया, दूसरी तरफ आपातकाल बताया गया। अब ये टकराव कहां ले जाएगा, क्योंकि अगर भविष्य में अच्छे से आगे बढ़ना है, सुधारों के साथ आगे बढ़ना है, तो अतीत का भी ख्याल रखना पड़ेगा कि जो कुछ गलत हुआ वैसा फिर दोबारा ना होने पाए। और इसलिए मैं एक बात इसलिए इसमें ये जोड़ना चाहता हूं कि ये संसद में टकराव होना तो स्वाभाविक सी बात है, स्वाभाविक प्रक्रिया भी है, स्वाभाविक प्रक्रिया है, और उसमें उसको हमेशा मतलब उसको बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होकर नहीं लेना चाहिए, या तलवारें नहीं खिंच जानी चाहिए। लोकतंत्र, अच्छे लोकतंत्र के लिए ज़रूरी भी है। मतलब एक छोटा सा उदाहरण देके मैं अपनी बात ख़त्म करूँगा कि नेहरू जी के समय में अटल जी ने संसद में किसी मुद्दे पर बहुत खरी खोटी सुनाई थी तत्कालीन कांग्रेस सरकार को। अटल जी उस समय युवा नेता थे, और उन्होंने नेहरू जी के सामने खड़े होकर बड़ी बड़ी खरी खोटी सुनाई, और उसी दिन शाम को तो अटल जी से तो आपकी मुलाकात भी हुई है? आप मेरी तो 3-4 बार मुलाकात हुई। बड़े मतलब उनसे मिलना ही अपने आप में बड़ी बात है। हाँ, ताकि दर्शकों को ये लग जाए कि आपका व्यक्तिगत अनुभव उनके साथ रहा है, जो आप साझा कर रहे हैं। जी। तो शाम को एक डिनर था, अच्छा, और उसमें विदेशी मेहमान भी आने वाले थे, तो जिसमें अटल जी को भी जाना था और प्रधानमंत्री नेहरू भी उस डिनर में थे। तो अटल जी ने एक जगह ये बात कही है कि मैं बहुत मतलब बच के रह रहा था नेहरू जी के उनके सामने ना पड़ूं, क्योंकि दिन में मेरी उनके साथ बड़ी बहस हुई थी। अच्छा। और नेहरू जी का व्यक्तित्व तो बड़ा प्रभावशाली था। तो अटल जी कह रहे थे, अटल जी ने कहा भी मैं बच के रह रहा था। तो लेकिन नेहरू, देखिए कैसे होता है, जो अच्छे नेता होते हैं ना, वो दिन में कितने भी लड़े हों, अपने लोकतंत्र की खूबसूरती ये है, वो अटल जी को ले गए पकड़ के उस विदेशी मेहमान के सामने, और क्या कह के मिलवाया कि ये हमारे देश के भावी होने वाले प्रधानमंत्री हैं। और यानी नेहरू जी ने अटल जी में वो गुण देखे, बावजूद इसके कि वो विपक्ष के नेता हैं, क्योंकि लोकतंत्र में अच्छे नेता, चाहे वो किसी भी दल में हो, वो देश के प्रधानमंत्री बने, ये आवश्यक है। बिल्कुल, और वही देश के लिए भले की भी बात है। भले की भी बात है। और अब सदन में क्या भला होगा, क्या चीजें आएगी, बहुत अतीत की चीजें बापट जी के जरिए आप तक पहुंची। भविष्य में भी कोशिश कुछ ऐसी होगी। फिलहाल आप हमारे साथ जुड़े रहे, न्यूज़ 18 इंडिया के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप हमारे साथ बने रहें। बहुत बहुत धन्यवाद बापट जी। नमस्कार।